अगस्त का महीना था और रात के करीब 11 बज रहे थे। रात की कालिमा को बादलों की घटा ने और भी भयानक रूप से और काला बना दिया था। खैर, इस भयावह सन्नाटेदार अंधियारी रात की परवाह न करते हुए रीवा एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर दौड़ते चली जा रही थी। राजू इस ट्रेन में सफर कर रहा था। राजू अपनी सीट पर बैठे बैठे गहरी नींद में चला गया। वहीं पास वाली सामने की सीट पर सोए हुए बुजुर्ग करवटें बदल रहे थे। उनके करवटें बदलने का कारण यह था कि उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना था, जो लगभग आधे घंटे में आने वाला था। रात 11:40 पर चों चों करते हुए ट्रेन रुकी। बुजुर्ग ने तेजी से राजू को हिलाकर जगाया और कहा कि बेटा, मेरा स्टेशन आ गया है, जरा मेरा सामान उतरवाने में मेरी मदद कर दो। राजू आंख मलते हुए एवं अधखुले मुंह से जम्हाई लेते हुए उठ बैठा और उस बुजुर्ग की सीट के नीचे से उनकी अटैची एवं एक बड़े बैग को निकाला। फिर राजू ने उस बुजुर्ग के सामान को ट्रेन से नीचे उतारा। बुजुर्ग ने राजू को मुस्कुराने से देखने के बजाय थोड़े उदास मन से देखा और धीरे से बोला, बेटा जरा सावधान रहना, क्योंकि मेरी सीट अभिशापित है। अब लगभग 12 बजने को है। अच्छा होगा कि अपने स्टेशन पर उतरने तक तू जगह ही रहे। वैसे भी 3-4 घंटे में तेरा स्टेशन भी आ ही जाएगा। राजू कुछ समझ नहीं सका और उस बुजुर्ग व्यक्ति को बाय बाय किया और फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गया और उस बुजुर्ग की कही हुई बात पर मन में सोचने लगा। अब तो वैसे भी उसकी नींद गायब हो चुकी थी और बार बार उसके दिमाग में एक ही बात कौंध रही थी कि उस बुजुर्ग ने ऐसा क्यों कहा कि अपना स्टेशन आने तक जागते रहना। खैर, अब ट्रेन भी हॉर्न दे चुकी थी और धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ना शुरू कर दी थी और इसी समय घनघोर घटा से बड़ी बड़ी बूंदें निकलकर ट्रेन की छत को भिगोना शुरू कर दी थी। 5 मिनट भी नहीं बीता होगा कि ट्रेन भी अपनी पूरी स्पीड में आ गई और बारिश भी। हल्की हवा के साथ जोरदार घर्रघराहट के साथ बारिश होने लगी। राजू के आसपास की सीटें लगभग खाली ही थीं, क्योंकि उसके डब्बे में उस बुजुर्ग के सिवा कोई और था ही नहीं और वे बुजुर्ग भी राजू को दिमाग पर जोर डालने वाली बात बताकर पिछले स्टेशन पर उतर चुके थे। बाकी के सभी यात्री तो पहले के ही स्टेशनों पर उतर चुके थे। राजू डरने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि लगभग 3-4 बजे तक उसका स्टेशन आ ही जाएगा, तो क्यों नहीं जगकर ही यह समय काट लिया जाए। उसने बुजुर्ग के उतरने के समय जलाई हुई बत्तियों को वैसे ही जलने दिया था और सीट पर ऐसे लेटा कि उसका मुंह सामने की सीट की ओर हो और आंखें बंद कर कुछ गुनगुनाने की कोशिश करने लगा। ट्रेन अपने प्रियतम से मिलने को आतुर किसी मदमस्त नवयौवना की तरह बारिश की परवाह न करते हुए, सरसराते हुए, तेज गति से लोहे की पटरियों को बेरहमी से कुचलते हुए दौड़ी चली जा रही थी। अचानक तेज बिजली कड़की और डिब्बे की खिड़की में लगे कांच को पार करते हुए डिब्बे में कुछ पल के लिए उजियारा कर रफू चक्कर हो गई। तभी अचानक हड़बड़ाकर राजू उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति तेज कदमों से उस डब्बे में आया हो। अरे यह क्या, वो कुछ समझे उससे पहले ही एक लड़की एक अटैची लिए धड़ाम से आकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। धीमी रोशनी में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर साथ ही वह पूरी तरह से भींगी हुई थी और उसके बालों की लटों से पानी भी टपक रहा था। राजू कुछ समझे, कुछ बोले उससे पहले ही उस लड़की ने अपनी अटैची खोली और तौलिए को निकालकर अपने सर को पोंछने लगी। अपने बालों में तौलिए को फिराते हुए धीमी रोशनी में उसका गुलाबी चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। राजू थोड़ा सकपका गया जब उसे उस बुजुर्ग की बात याद आई और साथ ही उसके दिमाग में यह भी बात आई कि इतनी तेज बारिश में, इतनी तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में यह बला चढ़ी कैसे। वो बहुत ही घबरा गया, क्योंकि ट्रेन तो रुकी थी नहीं, फिर ये युवती यहाँ कैसे। अचानक उसके दिमाग से आवाज आई कि हो सकता है कि पिछले स्टेशन पर दूसरे डिब्बे में चढ़ गई हो और अब यहाँ पहुँची हो। पर फिर एक शंका उत्पन्न हुई, अगर किसी पिछले डब्बे में चढ़ी भी हो तो बारिश तो ट्रेन के चलने के साथ शुरू हुई थी, तो ये भीगी कैसे, और ये भीगी भी इस तरह से है जैसे अभी अभी इसी बरसात में भीगकर आई हो। राजू के दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया था और उसका पूरा शरीर पसीने से नहाना शुरू कर दिया था। पसीने की बूंदों ने उसके माथे पर अपना घर बना लिया था।
वो गुमसुम मन से डरे सहमे बिना कुछ बोले अपनी सीट पर जड़वत बना रहा। 5 मिनट तक की चुप्पी के बाद अचानक उस लड़की ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के अंदाज में अपना हाथ राजू की तरफ बढ़ाया, और राजू अपना हाथ बढ़ाए इससे पहले ही वह लड़की बोली, मेरा नाम चंबा है और मैं अपने मौसी के घर जा रही हूँ। वो भी हकलाकर बोल पड़ा, मैं राजू। बस इससे अधिक वह कुछ बोल न सका। इसके बाद तो उस लड़की ने इस तरह से बोलना शुरू कर दिया। राजू तो बस और बस थूक घूंटे हुए बैठा रहा और डरे सहमे अपने स्टेशन का बेसब्री से इंतजार करता रहा। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि तेजी के साथ ही ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई। शायद कोई बहुत ही छोटा स्टेशन था। अभी राजू कुछ समझे तभी उस स्टेशन पर लगे माइक उस बारिश में घोंघिया उठे। किसी मर्दानी आवाज में घोषणा की जा रही थी कि तकनीकी खराबी के चलते रीवा एक्सप्रेस अभी आगे नहीं जा सकती। इस तकनीकी खराबी को दूर करने में घंटों लग सकते हैं, सभी यात्री सहयोग करें। राजू के लिए यह एक और नई मुसीबत थी। अब तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया, करे तो क्या करे। उसने अपनी घड़ी देखी, उसकी घड़ी उस समय रात के 2 बजा रही थी। मन को तसल्ली दिया कि कोई बात नहीं, 2-3 घंटे में वैसे भी सुबह हो जाएगी। अचानक उसके सामने की सीट पर करवटें बदलती वह लड़की फिर बोल पड़ी, लगता है कोई बड़ी खराबी हो गई है। खैर अगर आप चाहें तो मेरे साथ नीचे उतर सकते हैं। इस स्टेशन के पास ही मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, हम लोग उनके घर पर जा सकते हैं और सुबह सुबह फिर कोई दूसरी ट्रेन पकड़कर अपनी अपनी जगह की ओर जा सकते हैं। राजू कुछ बोल न सका और पता नहीं क्यों उस लड़की के पीछे पीछे अपना सामान लिए उतर पड़ा। तेज बारिश में अपने तेज कदमों से छप छप करती हुई स्टेशन के बाहर जाती हुई वो लड़की और बेसुध सा उसके पीछे बेमन से घसीटकर चलता हुआ राजू। लगभग 5 मिनट चलने के बाद उस लड़की ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और वह घर के अंदर चली गई और पीछे पीछे राजू भी। घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत थी। राजू उसको भी ठीक से देख नहीं पाया था। घर के अंदर पहुंचते ही साथ चंबा ने एक तौलिया लाकर राजू को दिया तथा साथ ही कुछ अच्छे कपड़े भी लाई और हौले से मुस्कुराते हुए बोली कि आप आराम से अपने कपड़े बदल लो, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अब राजू कुछ सहज महसूस कर रहा था, पर डरा हुआ तो अभी भी था। उसने धीरे से बोला कि चाय की आवश्यकता तो नहीं लग रही, पर पता नहीं फिर क्या सोचकर बोला, अच्छा थोड़ा चाय पिलवा ही दीजिए। लगभग 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वो लड़की खूबसूरत और मस्त कपड़ों में बिखरे बालों के साथ दोनों हाथों में चाय की 2 प्याली लिए हुए बलखाती हुई उस कमरे में दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए एक प्याली चंदू की तरफ बढ़ा दी। कपकपाते हाथों को संभालते हुए अपने हाथ को बढ़ाकर राजू ने कैसे भी करके प्याली ले ली और धीरे से होंठ से लगाकर चाय की चुस्की लेने की कोशिश करने लगा। अभी राजू ने चाय की प्याली को पूरी तरह से खत्म भी नहीं किया था कि उसे एक बहुत ही अजीब व भयानक चीज देखने को मिली। वह जिस कमरे में था उसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। जब उसकी नज़र उस दर्पण पर पड़ी तो क्या देखता है कि उस शीशे में उसे एक अति भयानक एक आंख वाली प्रेतनी दिखाई दी, जिसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए और चेहरा बहुत ही डरावना था। वो पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसके पास बैठकर चाय की चुस्की लेने वाली चंबा तो बहुत ही मोहक थी, आकर्षक थी, खूबसूरत थी और उन दोनों के सिवा तो उस कमरे में कोई था भी नहीं। फिर क्या? उसने हनुमान जी का नाम लेते हुए अपने को संभाला और चाय को खत्म करके प्याली को चंबा की ओर बढ़ा दिया। चंबा ने अपनी प्याली पहले ही खाली कर दी थी। फिर वह हौले से उठी और उन दोनों प्यालियों को लेकर घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही राजू ने फिर उस शीशे की ओर देखा, पर अब उस शीशे से उस भूतनी का चेहरा गायब था। अब तो राजू को उस बुजुर्ग की बात फिर से याद आ गई और वह समझ गया कि वह बुजुर्ग क्या कहना चाहता था। राजू ने धीरज और विवेक से काम लेना शुरू कर दिया था। अब उसने बिना देर किए अपनी अटैची से तुलसी की माला निकालकर गले में पहन लिया तथा साथ ही दुर्गा सप्तशती की किताब को भी निकालकर अपने सिरहाने रख लिया। अरे यह क्या? प्याली रखने के बाद जब चंबा आई तो थोड़ा सहम कर राजू के पास न बैठकर थोड़ा दूर ही खड़ी रही
और तिरछी नजरों से राजू की तरफ देखते हुए उससे वह माला निकालकर दूर फेंकने का इशारा किया। पर राजू अब पूरी तरह सावधान हो गया था। उसने ऐसा नहीं किया और सिरहाने रखे दुर्गा सप्तशती को भी हाथ में उठा लिया। दुर्गा सप्तशती को हाथ में उठाते ही सुंदर, आकर्षण, मासूम सी लगने वाली और मीठी मुस्कान वाली चंबा का चेहरा अचानक कठोर होने लगा और देखते ही देखते वह पूरी तरह से भयानक लगने लगी। उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए हवा में लहराने लगे और गरजने लगी तथा साथ ही जोर जोर से हंसने लगी। वह चिल्लाने लगी कि तू बचकर नहीं जा सकता और मैं तेरा अंत कर दूंगी। पर अब राजू भी अपने को मजबूत करते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करते तथा दुर्गा सप्तशती को हाथ में कस के दबाए उस कमरे से बाहर निकलने लगा। उधर चंबा अपने मायाजाल में राजू को उलझाने का पूरा प्रयत्न करते हुए उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। पर वह चाहकर भी राजू का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी और राजू पर उसके भयानक क्रूर रूप रंगहंसी का भी कोई असर होता नहीं दिख रहा था। अभी राजू उस घर से निकलकर तेजी से कुछ ही दूर बढ़ा था कि अचानक वह बस्ती पता नहीं कहां गायब हो गई और साथ ही वह प्रेतनी भी। अरे यह तो भयानक जंगल था, डरावना घना जंगल। अब तो राजू पूरी तरह से फंस चुका था क्योंकि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अभी राजू कुछ और दिमाग दौड़ाए तभी उसके कानों में किसी बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, बेटा तू ठीक तो है। यह आवाज सुनते ही राजू पीछे मुड़कर देखा तो एक संत जैसे बुजुर्ग उसे दिखाई दिए जो चलते हुए उसकी ओर ही आ रहे थे। राजू फिर डर गया क्योंकि उसे लगा कि कहीं यह भी चंबा का मायाजाल तो नहीं। पर पता नहीं क्यों उस सज्जन के पास आते ही राजू का डर रफू चक्कर हो गया और वह पूरी तरह से सहज महसूस करने लगा। फिर क्या था, वो सज्जन किसी घटना की जिक्र करते हुए आगे आगे और उनकी बातों को सुनते हुए राजू उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दरअसल उस सज्जन ने को बताया कि वे पास की ही बस्ती में रहते हैं और चंदा उनकी ही बेटी है जिसको मरे 5 साल हो चुके हैं। उन्होंने आगे भी उदास मन से कहना जारी रखा कि चंबा उस समय 17 साल की थी जब इसी ट्रेन से आ रही थी। उसके साथ कुछ लड़के भी थे। जब ट्रेन इस जंगल से होकर गुजरी तो उन लफंगों ने ट्रेन की चैन खींचकर जबरदस्ती चंबा को लेकर इसी जंगल में आ गए थे। फिर अपनी हवस मिटाने के बाद चंबा को मार दिया था। तभी से चंबा मरकर भी जिंदा है और इस ट्रेन से आने वाले उस सीट पर बैठे जिस पर तून बैठा था। किसी भी लड़की को बहलाकर अपने मायाजाल में उलझाकर यहाँ उतार लेती है और फिर उसको मार देती है। उस सज्जन ने यह भी बताया कि दरअसल ट्रेन जहाँ रुकी थी वहाँ न कोई छोटा स्टेशन है और न ही कोई घोषणा ही होती है। पर रात के समय उस सीट पर बैठे किसी भी युवा को वह छोटा स्टेशन दिखाई देता है और साथ ही ट्रेन के वहाँ रुकते ही आवाज भी सुनाई देती है। यह सारा काम चंबा द्वारा किया जाता है। खैर उस सज्जन ने यह भी बताया कि अगले महीने वे पवित्र जगह जाकर अनुष्ठान करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं ताकि चंबा की भटकती आत्मा शांत हो जाए और किसी निर्दोष का अहित न करे। उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने गांव घर में उसकी आत्मा की शांति के कई अनुष्ठान कर चुके हैं पर वह शांत होने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए वे वहां जाकर पिंडदान करना चाहते हैं। खैर चंदू तो बच गया पर उन दुष्टों के कुकर्मों ने कितने ही मासूमों की बलि चढ़वा दी थी। सही करें, सत्कर्म करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपको या समाज को किसी भी प्रकार की किसी विपत्ति का सामना करना पड़े।